नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम एड्स के बारे में जानकारी लेंगे। वायरल डिजीज विषाणु जनित रोग है एड्स। एड्स के अलावा और भी कई सारे ऐसे रोग हैं जो वायरस के द्वारा फैलते हैं। फिलहाल हम सबसे पहले एड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट रोग, वर्तमान में लाखों मृत्यु इस रोग से होती हैं। तो एड्स क्या है, एड्स के फैलने का कारण क्या है, वायरस क्या है, टेस्ट कौन कौन से हैं, प्रभावित तंत्र क्या है, सबसे पहले कहाँ फैला था, कैसे फैला था, तमाम जानकारियों की चर्चा हम करेंगे। ट्रीटमेंट वगैरह क्या है, सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एड्स का पूरा नाम की बात करते हैं कि एड्स का पूरा नाम क्या है। तो एड्स का पूरा नाम होता है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हिंदी में इसको बोलें तो हिंदी में होता है इसका पूरा नाम अर्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षणता। अर्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षणता एड्स का पूरा नाम है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके वायरस का नाम क्या होता है। एड्स के वायरस की नाम की बात करें तो एड्स का वायरस है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV, या इसको कहा जाता है HTLV, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस, या इसको कहा जाता है रिट्रोवायरस या पश्च विषाणु के नाम से जाना जाता है, या इसको कहते हैं पश्च विषाणु, या इसको कहा जाता है रेट्रोवायरस। क्या कहा जाता है? रेट्रोवायरस के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे वायरस की नाम की बात हुई। तो विषाणु जनित रोग एड्स, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अर्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षणता। एड्स के वायरस का नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या HTLV, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस, या रेट्रोवायरस, या इसको पश्च विषाणु के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है। तो आगे अगला पॉइंट है हमारा, इसकी संरचना की हम बात करते हैं कि HIV वायरस की संरचना कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। HIV वायरस की संरचना की हम बात करेंगे इसमें कि HIV वायरस के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर एनवलप प्रोटीन पाई जाती है, एनवलप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एनवलप इसके अंदर उपस्थित होता है। क्या पाया जाता है? एनवलप इसके अंदर उपस्थित होता है। यदि हम बात करें एनवलप की बात, तो एनवलप इसका ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना है?
ग्लाइको प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। ग्लाइकोप्रोटीन दो होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 120 और एक होती है 41। इसका नाम है, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ये है ग्लाइकोप्रोटीन 41। इन दोनों से मिलकर के इसका एनवलप बना हुआ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दो प्रोटीन की लेयर इसके अंदर पाई जाती है, याद रखना। एक होती है P17 और एक होती है P24। P17 प्रोटीन और P24 प्रोटीन। 17 प्रोटीन जो होती है दोस्तों, इसको मैट्रिक्स प्रोटीन के नाम से जाना जाता है और P24 प्रोटीन जो होती है इसे कैप्सिड प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। इसको होते हैं P24 या इसको कहा जाता है कैप्सिड प्रोटीन। क्या कहते हैं? कैप्सिड प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन है P17 प्रोटीन। क्या नाम है? P17 प्रोटीन। इसे मैट्रिक्स प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको मैट्रिक्स प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। मैट्रिक्स प्रोटीन के नाम से इसको जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है और आनुवांशिक पदार्थ के रूप में इसमें आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है। आरएनए एकल रज्जुकीय होता है। कैसा होता है? एकल रज्जुकीय होता है। ये इसका आनुवांशिक पदार्थ है। इसको कहा जाता है जीनोम। क्या कहा जाता है? जीनोम। जीनोम के रूप में क्या होता है? आरएनए। इसमें दोस्तों टोटल 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 3 एंजाइम इसके अंदर उपस्थित होते हैं। क्या क्या नाम है एंजाइम्स के? तो एंजाइम के नाम की हम चर्चा करते हैं। इसके अंदर एंजाइम के नाम हैं, इसको कहा जाता है इंटीग्रेज एंजाइम। क्या नाम है? इंटीग्रेज एंजाइम। एक इसमें एंजाइम पाया जाता है दोस्तों जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। एक एंजाइम इसके अंदर होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और एक एंजाइम होता है प्रोटीएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? प्रोटीएज एंजाइम इसमें उपस्थित होता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? प्रोटीएज एंजाइम उपस्थित होता है। तो आनुवांशिक पदार्थ हो गया, एंजाइम हो गए, मैट्रिक्स प्रोटीन, कैप्सिड प्रोटीन, GP120, GP41, ये इसका एनवलप बनाते हैं। GP120, GP41 प्रोटीन एनवलप का निर्माण करती हैं। इसके केंद्रीय भाग में P17 प्रोटीन और एक P24 होती है। P24 ये कैप्सिड प्रोटीन कहलाती है। P17 बाहर का मैट्रिक्स बनाती है। इसे मैट्रिक्स प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। 3 एंजाइम्स हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम और एक कौन सा एंजाइम है दोस्तों? प्रोटीएज एंजाइम। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? इसमें आरएनए पाया जाता है। ये संरचना है HIV की संरचना। किसकी संरचना है दोस्तों? HIV की संरचना के रूप में ये पाया जाता है। तो इस प्रकार की संरचना इसमें पाई जाती है। तो हम लिख लेते हैं इसमें, यानी इसका जो केंद्रीय भाग है, यानी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में तो क्या पाया जाता है? आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाता है। केंद्रीय भाग में पाया जाता है। ये 2 समान अणुओं का बना होता है। दो समान अणुओं से निर्मित होता है। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम कौन कौन से? एक तो इसमें पाया जाता है रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एक पाया जाता है इंटीग्रेज एंजाइम, और एक एंजाइम होता है प्रोटीएज एंजाइम। ये तीनों एंजाइम इसकी संरचना के अंदर पाए जाते हैं। केंद्रीय भाग में 2 प्रोटीन पाई जाती हैं, एक P17 और एक P24। P17 और एक होती है P24। P17 वाली जो होती है इसको मैट्रिक्स प्रोटीन कहा जाता है, और इसको कहा जाता है कैप्सिड प्रोटीन। P24 को क्या कहा जाता है? कैप्सिड प्रोटीन कहते हैं। इसका जो एनवलप होता है, आवरण, एनवलप, ये लाइपोप्रोटीन से बना होता है। इसमें 2 प्रोटीन पाई जाती हैं, GP120 एंड GP41। ये इसकी संरचना के क्या है दोस्तों? मेन पार्ट है। GP120 और एक होती है GP41। आगे हम बात करते हैं इसमें, ये जो एड्स रोग है दोस्तों, इस रोग का सबसे पहले जो पता चला था वो 1981 में चला था। उसके बाद लगातार 25 सालों से ये जो वायरस है वो दुनिया के बहुत सारे देशों में फैल गया है, और प्रतिवर्ष इससे लाखों मृत्यु होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी कोई भी कारगर दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इसका निवारण नहीं है। बचाव ही इसका मेन उपचार माना जाता है। तो इस रोग का 1981 में पता चला था। भारत में इसका पहला जो पेशेंट मिला था वो 1986 में मिला था, चेन्नई में मिला था, याद रखना। और राजस्थान में इसका जो प्रथम रोगी मिला है वो अजमेर पुष्कर जी में मिला है। तो इस रोग का सबसे पहले पता कब चला था? 1981 में चला था। इस रोग का सर्वप्रथम पता 1981 में लगा। भारत में एड्स का प्रथम रोगी चेन्नई में मिला, 1986 के अंदर मिला। राजस्थान में एड्स का प्रथम रोगी कहां मिला था? पुष्कर जी, अजमेर में मिला था। भारत में एड्स की राजधानी बॉम्बे को कहा जाता है, और संसार में एड्स की राजधानी युगांडा को कहा जाता है। संसार में एड्स की राजधानी क्या है दोस्तों? युगांडा को कहते हैं। मेनली अफ्रीकन कंट्रीज से फैला है ये रोग। भारत में एड्स की राजधानी बॉम्बे को कहा जाता है, और संसार में किसको कहते हैं? युगांडा को कहा जाता है। इसको बॉम्बे डिजीज के नाम से जाना जाता है। स्लिम डिजीज भी कहते हैं इसको, और बॉम्बे डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके फैलने के कारण क्या हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से फैलता है? तो फैलने के कारण, फैलने के कारणों में हम बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण है, सबसे ज्यादा जो ट्रांसमिशन होता है, इसका सर्वाधिक संचरण होता है, वो है समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी। समान लिंग, नर नर, मादा मादा, समान लिंगों में जब फिजिकल रिलेशन बनते हैं तो उससे एड्स फैलता है, समलैंगिकता। तो इसका पहला कारण है होमोसेक्सुअलिटी।
होमोसेक्सुअलिटी या इसको समलैंगिकता, और सर्वाधिक संचरण इसी से होता है, सर्वाधिक संचरण होता है। लगभग 80% जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो एड्स की किससे है, समलैंगिकता के कारण है। दूसरा इसका कारण आप जानते हैं, असुरक्षित यौन संबंधों द्वारा, यौन संबंध बनाते समय बैरियर्स का यूज नहीं करते हैं, या असुरक्षित यौन संबंध, ऐसी महिला जो अनेक पुरुषों के साथ या एक पुरुष अनेक महिलाओं के साथ जब संबंध बनाता है तो उसको असुरक्षित यौन संबंध कहते हैं, उनके माध्यम से भी ये डिजीज फैलती है। हालांकि नर से मादा को और मादा से नर को, इन दोनों में खतरा मादा से नर को ज्यादा होने का रहता है, याद रखना। तो असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा भी ये फैलता है, असुरक्षित यौन संबंधों द्वारा। तीसरा, नर से मादा को फैल सकता है, नर से मादा में। चौथा, मादा से नर में, मादा से नर में संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। पांचवा है रक्ताधान द्वारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। स्वस्थ व्यक्ति के अंदर यदि संक्रमित व्यक्ति का रक्त चढ़ा दिया जाए तो वो भी एड्स से पॉजिटिव हो सकता है। अभी शायद 2 से 3 साल पहले की बात है, कुछ 23-24 की बात है, 23, एक केरल में एक डॉक्टर था जो HIV पॉजिटिव हो गया। तो उसने क्या किया दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। जब व्यक्ति के सामने किसी चीज का निवारण नहीं होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव में चला जाता है। अब तनाव में आकर उस डॉक्टर ने क्या किया था, लगभग अपने क्लिनिक पर आने वाले 58 से 60 लोग ऐसे बताए गए थे जिनको उसने अपने ब्लड का इंजेक्शन चढ़ा दिया था, इंजेक्शन लगा दिया था, जिससे वो सारे मरीज HIV पॉजिटिव हो गए थे। हालांकि उसको बाद में जेल भी हो गई थी, बाद में क्या हुआ ये तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक तरीके से उसने 58 से 60 साइलेंट मर्डर कर दिए उसने एक तरीके से। तो दोस्तों उसको सजा तो बहुत बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन कानून है, कानून जो देता है वो मंजूर है। तो उसने अपने ब्लड के माध्यम से लगभग 60 लोगों के अंदर रोग फैला दिया था। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी ये रोग फैलता है। इसके अलावा हम बात करें रक्ताध्वान दूषित सिरिंजों का पुनः उपयोग करने से, दूषित सिरिंजों का पुनः उपयोग करने से ये सारे कारण बनते हैं, इनसे एड्स फैलता है। एड्स साथ बैठने से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से, कब उसके रोगी के वस्त्र पहनने से, बर्तनों में खाना खाने से, इन सारी चीज़ों से एड्स नहीं फैलता है, याद रखना। जो फैलने के कारण है वो मेनली ये है, गर्भस्थ माता से शिशु में भी जा सकता है, गर्भस्थ माता से शिशु में भी, क्योंकि माता के ब्लड से ही, याद रखना, शिशु का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो गर्भस्थ माता से शिशु में भी इसका क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। ये सभी कारण बनते हैं जिनसे इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो ये थे हमारे फैलने के कारण। अब इसमें महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, मेनली जांचों पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जांचें वगैरह कौन कौन सी होती हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जांचें वगैरह कौन कौन सी हैं। जांच, इसमें एक प्रभावित तंत्र की बात कर लेते हैं हम। प्रभावित तंत्र, कौन सा सिस्टम प्रभावित होता है, तो इसमें मेनली हमारा प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम। इसमें शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। हमारी बॉडी का मेन सिस्टम कौन सा है, इम्यून सिस्टम है। बाहर से जब भी कोई पैथोजन, कोई भी एंटीजन जाता है, पैथोजन हमेशा एंटीजन के रूप में काम करता है, याद रखना। जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे एंटीबॉडी विकसित हो जाते हैं। हमारी जो प्रतिरक्षा है, इम्यूनिटी पावर है, वो उससे लड़ने का काम करती है। एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ जाता है, इसको एंटीजन बाइंडिंग साइट से जुड़ जाता है। एंटीबॉडी पर एक साइट पाई जाती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, उससे हमारा एंटीजन जुड़ता है, तब जाकर रिएक्शन उत्पन्न होता है।
तो मेन हमारा जो तंत्र है लड़ने का काम करेगा वो है इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। जब प्रतिरक्षा तंत्र ही कमजोर हो जाएगा, जिस घर का मालिक नहीं है उसमें तो सारे किराएदार मालिक बन जाएंगे। अब हमारे शरीर में जो लड़ने का मेन काम है वो किसका है? इम्यून सिस्टम का है। जब इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा तो बाहर से आने वाले जो जीवाणु, रोगाणु, पैथोजेंस वगैरह हैं वो अपना प्रभाव दिखाएंगे और कई सारे रोग व्यक्ति को हो जाते हैं। एड्स के रोगी को रोगों का घर कहा जाता है। एक सिंगल कोई लक्षण दिखाई नहीं देता इसमें। सिंड्रोम का अर्थ होता है रोगों की बहुलता, कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं। कैंसर, निमोनिया जैसी जो भयानक बीमारियां हैं वो भी कैंसर इसके एड्स के मरीज में उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसकी प्रतिरक्षा तंत्र इसमें प्रभावित होता है। एड्स का जो रोगी होता है उसको रोगों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोगों का घर कहा जाता है। एड्स की यदि अपन इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, उद्भवन अवधि की बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो लगभग मिनिमम 28 महीने मानी जाती है। बाकी लगभग 5 साल तक भी मान सकते हैं। 5 साल तक तो व्यक्ति को खुद को पता नहीं चलता कि वो HIV पॉजिटिव है। 5 से 10 साल भी हम कह सकते हैं। 5-7 साल तक तो व्यक्ति को खुद को पता नहीं चलता कि वो व्यक्ति HIV पॉजिटिव भी है। इतने में तो हो सकता है वो किसी अन्य को भी संक्रमित कर दे। तो इसकी उद्भवन अवधि लगभग हम मान के चलते हैं 3 से 5 वर्ष होती है। एनसीईआरटी में तो और भी ज्यादा दे रखा है, 5 से 10 वर्ष तक भी मानते हैं। इतना मिनिमम इसका उद्भवन अवधि या इसका इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है। अगर हम बात करें इसकी जांचें कौन कौन सी हैं, टेस्ट कौन कौन से हैं, तो टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट आता है एलिसा। क्या आता है? एलिसा। एलिसा का पूरा नाम क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे, ये एड्स का पूरा नाम है, याद रखना। एलिसा जो है दोस्तों ये प्राइमरी टेस्ट है, ये प्राथमिक परीक्षण है। इसके पॉजिटिव आने पर हम ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति 100% HIV पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव आता है तब अगले टेस्ट कराए जाते हैं, याद रखना। ये प्राथमिक परीक्षण है, ये प्राइमरी टेस्ट है, प्राथमिक परीक्षण है। PCR तकनीकी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन आ चुका है एक बार, पटवार में क्वेश्चन आ चुका है, ये PCR तकनीकी के द्वारा किया जाता है। PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन तकनीक द्वारा किया जाता है। PCR की खोज किसने की थी? कैरीमुलस ने। PCR की खोज की हम बात करें तो PCR की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? कैरीमुलस ने की है, याद रखना। PCR तकनीकी के माध्यम से एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा के अंदर दोस्तों कुछ एंजाइम का प्रयोग करते हैं। एक तो किया जाता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज और एक किया जाता है परऑक्सीडेज। इन एंजाइम्स का यूज किया जाता है। कोई महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है अच्छे लेवल का तो ये बन सकता है, याद रखना। एल्कलाइन फॉस्फेटेज और परऑक्सीडेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड परऑक्सीडेज एंजाइम्स का यूज किया जाता है। कौन से परीक्षण में किया जाता है? एलिसा के अंदर किया जाता है। एलिसा एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, याद रखना। इसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। ये प्राइमरी टेस्ट है, इसको स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो पहला हमारा टेस्ट हुआ कौन सा? एलिसा। एक दूसरी जांच होती है जिसको बोलते हैं सड़दन जांच, और ये जांच जो होती है दोस्तों वो डीएनए के लिए होती है। किसके लिए होती है? डीएनए के लिए। एक होती है नर्दन जांच, ये होती है आरएनए के लिए। किसके लिए की जाती है? आरएनए के लिए। एक टेस्ट होता है, चौथा इंपोर्टेंट है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, जिसे कंफर्मेशन टेस्ट कहते हैं, याद रखना। निश्चयात्मक परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निश्चयात्मक परीक्षण कहते हैं। यदि ये पॉजिटिव आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है। तो चौथा टेस्ट जो है वो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट।
वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, इसको कंफर्मेशन टेस्ट कहते हैं। ये प्रोटीन के लिए होता है, याद रखना, प्रोटीन के लिए होता है। निश्चयात्मक परीक्षण है ये। कैसा परीक्षण है? निश्चयात्मक परीक्षण है। क्वेश्चन आ जाए कि एचआईवी का निश्चयात्मक परीक्षण का नाम क्या है, तो आंसर वेस्टर्न ब्लॉटिंग होगा। इसको कंफर्मेशन टेस्ट कहते हैं, कंफर्मेशन टेस्ट कहते हैं, निश्चयात्मक परीक्षण के नाम से जाना जाता है। और एक पांचवा जो टेस्ट है वो है ब्लड टेस्ट। ये ब्लड टेस्ट जो होता है दोस्तों, ये CD4 सेल्स के लिए होता है या टी लिम्फोसाइट्स के लिए होता है। क्योंकि एड्स में WBC की कमी हो जाती है और WBC में भी किसकी कमी होती है? टी लिम्फोसाइट की कमी होती है। एड्स में याद रखना WBC और WBC में भी टी लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है। एड्स में WBC या टी लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है। जब ये वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो बृहद भक्षकाणु और मैक्रोफेज, एक सेल्स पाई जाती है हमारी बॉडी में, उन मैक्रोफेज में प्रवेश करता है। जहां पर इसके अंदर जो जीनोम पाया जाता है RNA, वो RNA जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन के द्वारा वायरल DNA बनाता है, विषाणुवीय DNA का निर्माण करता है। फिर ये जो विषाणुवीय DNA होता है, ये परपोषी कोशिका के DNA के साथ समाविष्ट हो जाता है। परपोषी यानी जिस सेल के अंदर वो, जिस सेल के अंदर एक्टिव है, जिस सेल के अंदर उसने एंटर किया है, उसको परपोषी सेल कहते हैं। उस परपोषी सेल के साथ, उसके DNA के साथ समाविष्ट होकर के संक्रमित कोशिकाओं को और विषाणु कण उत्पन्न करने का निर्देश देता है कि सेल्स और विषाणु के पार्टिकल्स बनाएं और वायरस की कॉपी बनाएं, याद रखना। अब जो बृहद भक्षकाणु है, जो मैक्रोफेज वगैरह हैं, वो बृहद भक्षकाणु क्या काम करते हैं दोस्तों? आगे ये क्रम को जारी रखते हैं। बृहद भक्षकाणु जो होते हैं, जिनको मैक्रोफेज कहा जाता है, उनकी मेन प्रवृत्ति होती है जीवाणुओं का भक्षण करना। क्या काम होता है? जीवाणुओं का भक्षण करना। वो भक्षण प्रवृत्ति की होती है, जीवाणु वगैरह को क्या करती है? नष्ट करने का कार्य करती है। फैगोसाइटिक नेचर की होती है, याद रखना। तो बाद में जो बृहद भक्षकाणु मैक्रोफेज जो होते हैं, वो विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं और HIV की फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। एक तरीके से फैक्ट्री लगा देते हैं कि HIV कॉपी पे कॉपी, कॉपी पे कॉपी, यानी कई सारी HIV की ढेर प्रतिलिपियां बना देते हैं। अब इसके साथ ही HIV जो होगा, जैसे जैसे HIV की संख्या बढ़ेगी तो टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। ये जो HIV वायरस है, ये टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है और फिर वहां पर वो प्रतिकृतिकरण करता है, रेप्लिकेशन करता है, फिर संतति विषाणु उत्पन्न करता है और फिर ये जो रक्त में छोड़े गए संतति विषाणु हैं, ये जो अदर अन्य सहायक टी लिम्फोसाइट्स हैं, उन पर क्या कर देते हैं? हमला कर देते हैं, जिससे टी लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है। ये क्रम बार बार दोहराया जाता है, जिसकी वजह से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक जो टी लिम्फोसाइट हैं, उनकी संख्या में निरंतर रूप से, उत्तरोत्तर रूप से क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। जब टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आती है तो इस अवधि के दौरान बार बार रोगी को बुखार आता है, दस्त लगने लगते हैं, वजन घट जाता है, इस प्रकार के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। तो ये एक तरीके से इसका संक्रमण का तरीका है। तो आइए इसको अपन एक रेखिक डायग्राम के रूप में शॉर्ट में लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये वायरस है, शरीर में प्रवेश किया। शरीर में प्रवेश करने के पश्चात ये बृहद भक्षकाणु या मैक्रोफेज में प्रवेश करता है। बृहद भक्षकाणु या मैक्रोफेज में प्रवेश करता है। इसका जो जीनोम पाया जाता है, वायरस का जो RNA जीनोम है,
ये कौन से एंजाइम की सहायता से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से विषाणुवीय डीएनए बनाता है। विषाणुवीय डीएनए का निर्माण करता है। इसमें कौन सा एंजाइम सहायक होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम सहायक होता है। तो वायरस में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है आरएनए जीनोम, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से विषाणुवीय डीएनए बनाता है। कौन सी क्रिया द्वारा? इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। वाई रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के द्वारा क्या बनाता है? विषाणुवीय डीएनए बनाता है। ये जो विषाणुवीय डीएनए है, ये जो विषाणुवीय डीएनए है, ये विषाणुवीय डीएनए जो होता है ये परपोषी कोशिका के डीएनए के साथ समाविष्ट हो जाता है। इसके बाद है कि विषाणुवीय डीएनए जो है ये परपोषी कोशिका होस्ट सेल, परपोषी कोशिका होस्ट सेल के डीएनए के साथ समाविष्ट हो जाता है। और समाविष्ट होकर के फिर क्या करेगा दोस्तों? समाविष्ट होकर के संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु उत्पन्न करने का निर्देश देता है। संक्रमित कोशिकाओं को वायरस उत्पन्न करने का निर्देश देता है। जब ये संक्रमित कोशिकाओं को वायरस उत्पन्न करने का निर्देश देगा तो बृहद भक्षकाणु या मैक्रोफेज जो कोशिकाएं होती हैं इसको लगातार जारी रखती हैं, विषाणु उत्पन्न करना जारी रखती हैं। फिर क्या होगा? मैक्रोफेज या जिसको हम बृहद भक्षकाणु कहते हैं, याद रखना, इनका मेन कार्य होता है ये विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं। विषाणु उत्पन्न करना इनका जारी रहता है। जब वायरस की कॉपी बनती जाएंगी, विषाणु उत्पन्न करना जारी रहेगा, इसका मतलब ये एक एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? एचआईवी फैक्ट्री की तरह कार्य होता है। यानी एचआईवी की बहुत सारी कॉपी बन जाती है। फैक्ट्री में क्या होता है? जिस चीज की फैक्ट्री होती है उसकी कई सारी फोटोकॉपी बनती है, कई सारी प्रतिलिपियां बनती हैं, कई सारे उसके आइटम्स बनते हैं। तो ऐसे ये एचआईवी फैक्ट्री के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। इसके साथ ही एचआईवी जो है वो सहायक टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। अब ये जो एचआईवी है वो सहायक टी लिम्फोसाइट्स सेल्स में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। जब सहायक टी लिम्फोसाइट्स में प्रवेश करेगा तो याद रखना प्रतिकृतिकरण द्वारा अपनी संतति विषाणु उत्पन्न करता है। प्रतिकृतिकरण द्वारा संतति विषाणु उत्पन्न करता है। संतति विषाणु उत्पन्न होंगे तो क्या होगा? ये संतति विषाणु अन्य सहायक टी लिम्फोसाइट पर हमला करते हैं। अन्य सहायक टी लिम्फोसाइट्स पर हमला करते हैं। जब अन्य सहायक टी लिम्फोसाइट्स पर हमला होगा तो ये क्रम लगातार क्या रहेगा दोस्तों? जारी रहेगा। जब लगातार जारी रहेगा तो धीरे धीरे टी लिम्फोसाइट की संख्या में क्या हो जाएगी? कमी होगी। साइट्स पर हमला जारी रहता है, जारी रहेगा तो टी लिम्फोसाइट्स की संख्या में कमी आ जाएगी। और ये लगातार जारी रहता है। जब टी लिम्फोसाइट संख्या में कमी आएगी तो फिर एचआईवी के लक्षण दिखाई देते हैं। एचआईवी के लक्षणों में जैसे बुखार आना, दस्त का लगना, वजन में कमी होना, बार बार बुखार आना, ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार दोस्तों एड्स का वायरस कार्य करता है। क्या करता है? इस प्रकार एड्स का वायरस काम करता है। तो एक बहुत ही सहज सरल तरीके से हम आइए इसको समझते हैं। दोबारा से एक बार,
सिंपल तरीके से एड्स वायरस कैसे अपना मैकेनिज्म रेप्लिकेशन पूरा करता है, आइए इसके बारे में हम एक बार समझते हैं। HIV वायरस शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में प्रवेश करने के पश्चात बृहद भक्षकाणु या मैक्रोफेज में प्रवेश कर जाता है। बृहद भक्षकाणु मैक्रोफेज में प्रवेश करने के पश्चात HIV वायरस का RNA जीनोम जो होता है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से रेप्लिकेशन के द्वारा विषाणुवीय DNA बनाता है। विषाणुवीय DNA परपोषी कोशिका के DNA के साथ समाविष्ट हो जाता है और संक्रमित कोशिकाओं में वायरस उत्पन्न करने का क्या देता है, निर्देश देता है। मैक्रोफेज जो होती हैं वो विषाणु उत्पन्न करना जारी रखती हैं। ये मैक्रोफेज HIV फैक्ट्री के रूप में काम करती हैं जिसमें कई सारी HIV की कॉपियां बन जाती हैं। ये HIV सहायक टी लिम्फोसाइट्स में प्रवेश कर जाते हैं। सहायक टी लिम्फोसाइट्स प्रतिकृतिकरण द्वारा, रेप्लिकेशन द्वारा संतति विषाणु बनाते हैं। संतति विषाणु अन्य सहायक टी लिम्फोसाइट्स में प्रवेश करके टी लिम्फोसाइट्स की संख्या में उत्तरोत्तर कमी कर देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को बार बार बुखार आना, दस्त लगना, वजन घटना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार एड्स का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने के पश्चात अपनी क्रियाविधि पूरी करता है। और भी एड्स से संक्रमित व्यक्ति में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे टीबी हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, कैंसर हो सकता है, याद रखना। तो माइकोबैक्टीरिया द्वारा ये लक्षणों में है, ये लक्षण माइकोबैक्टीरिया द्वारा टीबी की संभावना बनती है। इसके अलावा हम बात करें तो इसके अंदर न्यूमोसिस्टिस कारणी, इसके द्वारा निमोनिया होने की संभावना बढ़ जाती है। निमोनिया रोग पैदा हो जाता है न्यूमोसिस्टिस कारणी के द्वारा। एक कैंडिडा एल्बिकेंस होता है, कवक है कैंडिडा एल्बिकेंस, ये भी एक कवक है, ये भी कवक है। कैंडिडा एल्बिकेंस ये कवक है, ये फंगल इन्फेक्शन पैदा कर देता है, याद रखना। मुख में और ग्रशिका के अंदर, मुख व ग्रशिका में संक्रमण हो जाता है। मुख व ग्रशिका में संक्रमण हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें त्वचा और लसिका ग्रंथियों का कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, लिम्फ नोड्स का कैंसर हो सकता है, लसिका ग्रंथियों का कैंसर हो सकता है HIV पेशेंट को। स्किन एंड लिम्फ नोड कैंसर कहते हैं इसको। लसिका ग्रंथियों का कैंसर भी उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें संक्रमण बढ़ जाता है, बार बार बुखार आता है, बार बार बुखार आना, दस्त लगना तथा वजन में कमी, ये मेनली सभी क्या हैं, एड्स के एक मेन लक्षण हैं। अगर हम बात करें कि इसकी औषधि दवाई कौन कौन सी हैं, औषधि या इसका हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में एक औषधि दी जाती है, इसमें AZT एजिडोथाइमिडीन। ये औषधियां केवल वायरस की वृद्धि को रोकती हैं, समूल निवारण नहीं करती हैं। केवल वायरस की वृद्धि को रोक सकते हैं, ग्रोथ को रोक सकते हैं, मृत्यु में देरी हो सकती है, जीवन अवधि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन समूल निवारण नहीं करती हैं। बचाव ही इसका उपचार माना जाता है। तो एजिडोथाइमिडीन ये केवल
वृद्धि को संदमित करती हैं, समूल निवारण नहीं, समूल निवारण इसका नहीं होता है, केवल वायरस की वृद्धि को ही ये रोकने का कार्य करती हैं। इसके अलावा दवाइयाँ तो इसकी बहुत सारी हैं, रेल्टिग्रिवियर वगैरह है, इसके अलावा स्टाव्यूडिन है, स्टाव्यूडिन ये भी एक दवाई काम करती है, लेकिन सभी दवाइयाँ ऐसी हैं कि केवल वायरस की वृद्धि को रोकती हैं। इसका बचाव ही उपचार है, बचाव ही इसका उपचार माना जाता है। एक इसमें तकनीकी और काम में आती है जिसको बोलते हैं HAART, हार्ट के नाम से जाना जाता है। पूछ ले कि हार्ट का संबंध किससे है, हार्ट का पूरा नाम क्या है, या एड्स के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हार्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये किसका पूरा नाम होता है? हार्ट का पूरा नाम है, याद रखना क्या है? हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के नाम से जाना जाता है। इसमें भी कुछ ड्रग्स वगैरह काम में ली जाती हैं। हार्ट ये एड्स से संबंधित है। अगर हम बात करें कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एक बार लगभग इस बात को, हालांकि 7-8 साल हो चुके हैं, एक बार वैज्ञानिकों ने बताया था कि गाय के शरीर में कुछ ऐसी प्रतिरक्षी कोशिकाओं को खोजा है वैज्ञानिकों ने जो एड्स के वायरस को मारने के लिए जिम्मेदार साबित हो सकती हैं। तो याद रखना दोस्तों, गाय वास्तव में एक पशु नहीं है, हम धार्मिक दृष्टि से माता मानते हैं, और गाय के हर उत्पाद का, चाहे गोबर, गोमूत्र, दही, दूध, घी, इन सब का यूज कहीं ना कहीं हम दवाइयों के रूप में करते हैं। और निश्चित रूप से गाय की बॉडी में इतने सारे रोगों का इलाज है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हालांकि ऊँटनी के दूध में भी याद रखना कई सारे रोगों का इलाज मिलता है। इन गाय की बॉडी के अंदर, गाय की तो हर चीज के अंदर याद रखना रोगों का इलाज मिला है। और आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा रोग जिसका इलाज आज तक संभव नहीं हुआ, उसका ट्रीटमेंट भी कहीं ना कहीं एक बार गाय की बॉडी में देखने को मिला है। संभव होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन एड्स से संबंधित HIV वायरस को मारने के विरुद्ध कुछ ऐसी प्रतिरक्षी कोशिकाओं की खोज गाय की बॉडी में हुई है जो कि एड्स के वायरस के विरुद्ध कार्य करेंगी। तो वैज्ञानिकों ने बोला है कि जल्द ही ऐसा कोई ऐसा वैक्सीन या कुछ एंटीबायोटिक, कुछ दवाइयां इस प्रकार की तैयार की जाएगी जो कि एड्स के वायरस से लड़ने में सक्षम हो सकेगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा गाय की बॉडी में खोजा जा चुका है। तो ये थी दोस्तों हमारी एड्स से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो हमने कंप्लीट चर्चा इसमें की है कि एड्स का फैलने का कारण क्या है, एड्स क्यों होता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ट्रीटमेंट क्या है, एड्स के टेस्ट कौन कौन से हैं, किन किन कोशिकाओं में कमी आती है, टी लिम्फोसाइट्स की संख्या में कमी आती है, एड्स का वायरस किस प्रकार से बॉडी के अंदर प्रवेश करके अपना रेप्लिकेशन करता है, अपना मैकेनिज्म कंप्लीट करता है, ये सारी चर्चा अपन ने इस पार्ट के अंदर की है। धन्यवाद।